हे गाइस, वेलकम टू अनवार्ड एकेडमी। ये हमारा दूसरा पार्ट है पॉलिटी का जो यूपीपीएससी एई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपना पहला क्वेश्चन है इस सेशन में कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम। देखिए, राज्यसभा के लिए इनको मैक्सिमम टाइम जब नॉमिनेट किया गया था तो असम से किया गया था, बट लास्ट जब 2019 में यानी कि पिछले साल जब नॉमिनेट किया गया तो राजस्थान से। तो अभी तक है तो आंसर आसाम ही है, क्योंकि 91, 95, 1, 7, 13 टोटल 6 बार ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं, जिसमें से 5 बार तो इनको आसाम से ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा था तब तो आसाम था, लेकिन अभी जो तत्काल में 2019 में इनको राजस्थान से राज्यसभा का टिकट मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1/3 मेंबर ऑफ ए काउंसिल ऑफ ए स्टेट रिटायर। देखिए, जो राज्यसभा है वहां पे प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 मेंबर, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा जैसे कि लोकसभा हर एक 5 साल पे फिर से चुनाव होते हैं, कोलैप्स कर जाता है, फिर से उसमें गवर्नमेंट आती है। राज्यसभा में ये सिस्टम नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 मेंबर जो हैं ये वो वहां से रिटायर होते रहते हैं। तो प्रत्येक जब दूसरा वर्ष शुरू होता है तो उस समय 1/3 रिटायर हो जाते हैं, और ये आर्टिकल 83 के पार्ट फर्स्ट में दिया गया है। ओके, तो प्रत्येक 2 साल इसमें आप कर सकते हैं 1/3 मेंबर्स की बात की जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। MP Jaya Bachchan was disqualified as a member of Rajya Sabha on the ground that she held an office of profit as a chairperson of। देखिए, अगर आप राज्यसभा के भी मेंबर हैं तो उसके अलावा आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब अपनी जहां से आपको लाभ हो वो आप हेल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जया बच्चन ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश के फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के भी चीफ बन के बैठी हुई थी, जिसके चलते इनको निकाल दिया गया था और इनके ऊपर मतलब एज ए अयोग्य ठहरा दिया गया था और इनको वहां से सदस्य के रूप में जो थी उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना, which one of the following is the correct sequence of a state in descending order regarding the number of seat allotted to them in राज्य सभा। देखिए, राज्यसभा की जब हम बात करें तो प्रत्येक प्रत्येक गवर्नमेंट मतलब जो अपनी स्टेट है उसके पास अलग अलग सीटें अलॉटेड हैं, और तत्काल की अभी बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। वहीं पे इन ऑप्शंस की बात करें तो महाराष्ट्र में उसके बाद आता है 19 सीटें, वहीं पे तमिलनाडु में आता है 18 सीटें। पहले बिहार में जो है वो 22 सीटें थी, लेकिन अब मात्र 16 सीटें हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप ऑप्शंस चेक करें तो पहला उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, तो कुछ अगर इसमें ऑप्शंस में देखें तो कोई मिल नहीं रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज होगा। बट पुराने टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, देन बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु था, क्योंकि महाराष्ट्र में 19, यूपी में 31 और तमिलनाडु में 18 था, वहीं पे बिहार में 22 था उस समय, लेकिन करंट में कितना है 16। तो अगर अभी आपसे पूछा जाए तो इस हिसाब से आप बताएंगे। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो इस पे क्वेश्चन अपना है, द प्रोविजन दैट टोटल नंबर ऑफ इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस द पीपुल हैज बीन मेड बाई। यानी कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो टोटल नंबर जो इलेक्टेड होते हैं, जैसे मान लीजिए 545 है अभी, तो जो टोटल नंबर हैं इनमें से 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कैबिनेट के मिनिस्टर्स। ऐसे नहीं कि भैया 20-30% आप कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही बना दे रहे हो। तो ये संविधान के किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो संविधान का 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में सेक्शन 2 के तहत लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 15% यानी कि अगर मान लीजिए कोई अपनी टोटल सीटिंग कैपेसिटी 80 है तो 12 लोगों से ज़्यादा कैबिनेट में मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, ये रूल लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस्ड द प्राइम मिनिस्टर एज ए इलेक्टेड मोनार्क। किसने कहा था कि भैया जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरह से इलेक्टेड मोनार्क है, यानी कि राजा है, चुना हुआ राजा है। पहले राजा क्या होते थे भाई, एज ए मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी, बट ये चुने हुए राजा हैं। तो हिंटन ने कहा था कि भैया जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्टेड राजा है। इस क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल। मनी बिल के बारे में जो है वो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं।
तो इसमें पहला है बोथ हाउस हैव इक्वल राइट्स ऑन देम, नहीं ये गलत बात है, लोकसभा का ज़्यादा राइट उस पर बनता है। राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट, बिल्कुल राज्यसभा उस पर सिफारिश कर सकता है। जो 14 दिन बिल पड़ी रहती है राज्यसभा में, अगर वहाँ पे वो कुछ नई सिफारिश देता है फिर भी वो वापस आ जाएगी लोकसभा में और वो पारित हो जाएगी, ठीक है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम राज्यसभा, नहीं लोकसभा से होता है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ, इसमें राज्यसभा कह सकता है 14 दिन के कि भैया ये आप सुधारिए, लेकिन लोकसभा के पास इतना पावर है कि उनकी राय को मान भी सकता है या एक दो राय को मान सकता है या फिर किसी राय को भी नहीं मान सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4 किसमें, सी में। अगला क्वेश्चन है वोट ऑन अकाउंट परमिट्स द यूनियन गवर्नमेंट टू, देखिए वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो पैसा निकाल पाए, जो फंड्स जमा है इंडिया के लिए इंडिया के अकाउंट्स में, जैसे कि आरबीआई है यहाँ पे अपना, तो वहाँ से वो पैसा निकाल पाए, कोई आपदा ही आ गया तो वहाँ से सरकार एक निर्धारित समय के लिए पैसा निकाल पाए, दैट इज अ पावर नोन एज वोट ऑन अकाउंट। ये आर्टिकल 16A के अंतर्गत आता है। If any question arises whether a bill is a monetary bill or not, whose decision out of the following shall be final, भैया किसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, तो जो डिसीजन होता है स्पीकर का, ये फाइनल होता है कि वो मनी बिल है या नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज जनरली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, इनमें से कौन सा कमिटी है जिसका जो चेयरमैन होता है वो एक्चुअली में ऑपोजिशन पार्टी, मतलब जनरली ऑपोजिशन पार्टी से चुना जाता है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, यानी कि सरकार की जो खर्च करने की व्यवस्था है, उसको देखता है कि भैया उन्होंने कहाँ क्या खर्च किया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जो होती है, उसके जो चेयरमैन होता है, हेड होता है, वो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in accordance with order precedence select the correct sequence of decreasing order of precedence from the following, वीर्यता क्रमानुसार निम्नलिखित में से घटते वीरता क्रम की सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट दिए गए हैं और किसकी पावर कहाँ आती है उसको हमको चुनना है। तो देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे हैं, अब इसके ऑप्शंस में हम देखें तो उससे बेटर है अपने पास ये है अपनी वीरता क्रम। तो अगर आगे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये 3 क्रम तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं राज्यपाल, प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं राज्यपाल, ये मुख्यमंत्रियों से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद फिर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पुराने पिछले राष्ट्रपति हैं वो आते हैं। फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं, यानी जो करेंट प्रधानमंत्री है वो आते हैं। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। तब उसके बाद आता है संघ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, वो 7वें नंबर पे आते हैं। इस हिसाब से आप ऑप्शंस को चेक करके और लिख सकते हैं। जैसे कि अगर भारत रत्न पर किसी को मिला हुआ है वो 7वें के बाद आता है, वहीं पे 8वें में राष्ट्रमंडल खेलों के उच्चायुक्त। तो ये पूरी सीरीज है, वीरता क्रम है इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे आप भर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है किसी सुनवाई में और बेंचेस में, तो उस समय क्या करता है जो लोअर हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से ये जजेस को बुला सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो क्राइटेरिया होती है उसको, तो कुछ टाइम के लिए एडहॉक जज उस समय वो बुला सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। देखिए जो गार्जियन है अपना वो एक्चुअली में जुडिशियरी होता है, जुडिशियरी, ओके। यानी कि जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ और प्रोटेक्टर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो जुडिशियरी होगा। एक और ऑप्शन इसमें ले लीजिए डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड जाहिरा शेख द मेन विटनेस ऑफ बेस्ट बेकर्स केस फॉर। देखिए बेस्ट बेकर केस मामले में क्या हुआ था, जाहिरा शेख नाम की एक शख्स थी, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने बयानों को चेंज कर रही थी, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट कर दिया और इसको अपने मतलब बयानों को चेंज करने के लिए इसको कन्विक्ट किया गया। तो एक्चुअली में ड्यू टू चेंजिंग हिज जो भी स्टेटमेंट था उसको बार बार चेंज करने के लिए, तो चेंजिंग हिज हर स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट। ओके, तो अपनी स्टेटमेंट ये बार बार बदल रही थी, इसके चलते इसको कन्वर्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑन विच पंचायती राज सेटअप फंक्शन इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा स्पेसिफिक प्रिंसिपल है जिस पे पंचायती राज फंक्शन करता है? तो एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीयकरण कहते हैं इसको, यानी कि जो पावर है उसको बांटना। तो ये सी होता है कि जैसे केंद्र एक जगह पावर नहीं कर रहकर इसको अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ताकि सब कुछ सही से चले। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये 1986 में लक्ष्मीलाल जो उस समय थे, उनकी समिति के कारण, मतलब उस समय इनकी समिति ने अमेंडमेंट आया था 73वां और 74वां। इस अमेंडमेंट के बेसिस पे पंचायती राज का गठन हुआ और उस समय जो पावर था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। सी आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, सो इट विल बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और इसमें लक्ष्मी मल जो सिंघवी थे, लक्ष्मी मल सिंघवी, इनके इनके कहने पे इनकी समिति की ये थी कि भैया एक पंचायती राज भी होना चाहिए। तो फिर अमेंडमेंट 73वां 74वां लाया गया 1986 में और इसके बेसिस पे ये लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर विलेज पंचायत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? देखिए, ग्राम पंचायत की हम बात करें तो ये आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है और ये संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 243 इसमें भी अनुच्छेद में इस बारे में बात की गई है, पंचायत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट सुप्रीडेंटेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन अ इलेक्शन कमीशन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन या नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है? मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उसको कौन, जो संविधान का अनुच्छेद है उसको पावर देता है कि ये सारे चीज को वो हैंडल करेगा? तो ये आता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। इसी में बताया गया है कि भैया उसके पास सब कुछ पावर है, कंट्रोल कर सकता है, कैसे कराएगा, ये डायरेक्शंस दे सकता है, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलें, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए, भारतीय संविधान में अलग अलग भाग हैं, तो 14वें भाग में जो है इसमें लिखा गया है कि जो सर्विसेज हैं यूनियन के अंदर और स्टेट के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बताया गया है। वहीं पे 15वां जो है इसमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है 15th में। ठीक है, तो इलेक्शन एंड इलेक्टोरल किस में है? 15th में। वहीं पे यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में डिफिनीशन फर्स्ट पार्ट में मिलता है और जो स्पेशल प्रोविजन है ST SC OBC और एंग्लो इंडियंस के लिए वो हमें मिलता है 16th भाग में। तो ये सारे पार्ट आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी पार्ट से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 2, 2013। वित्तीय आयोग का गठित किया गया ये कौन फाइनेंस कमीशन था? ये क्वेश्चन अगला हमसे पूछा गया। सो इट वाज 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो 2013 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं, जो नियंत्रण और महालेखक परीक्षक होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? तो एक्चुअली में इनको अपॉइंट करने वाला और कोई नहीं, भारत के ही जो राष्ट्रपति हैं वो होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सी आर्टिकल जो है कंट्रोलर और जो जनरल है, ऑडिटर जनरल है, उसको वहाँ पे मतलब पोस्ट करती है, उसको प्रावधान किया गया कि भैया अपॉइंट किया जाना चाहिए और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 148 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज हेडेड बाय। पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था ये किसके द्वारा हेड किया गया था? तो ये काका कालेकर थे और काका कालेकर इनके द्वारा हेड किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन। इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है? तो देखिए, प्लानिंग कमीशन जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है, इसको नीति आयोग था, नीति आयोग, इसको बदल करके प्लानिंग कमीशन कर दिया गया है, योजना आयोग। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज इसमें और भी ध्यान में रखना चाहिए आपको कि 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। 2015 को इसको चेंज करके लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसमें है पहला, इट्स चेयर मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी सही है। इट हैज़ अ फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज अ ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी सही है। इट पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, बिल्कुल ये रिकमेंड कर सकता है, इसके पास अधिकार नहीं है कि लागू करा सके। इट इज़ मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज अ मेंबर ऑफ कमीशन, बिल्कुल मेंबर एक होनी चाहिए महिला के रूप में। तो ये चारों प्रावधान जो यहाँ पे दिए गए हैं सारे सही हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो भारत में इंडियन नेशनल जो कमीशन है वो कब फॉर्म हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था, 1993 में 12 अक्टूबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए जो है, जो कांग्रेस की अलायंस है, इसमें कौन कौन से पार्टी आते हैं? तो पहले तो अलग अलग थे, लेकिन अभी करंट का जो सिनेरियो है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, डीएमके है, आरजेडी है, राजद है, जेडीएस है, एनसीपी है, वहीं पे एनसी भी है जो कि नेशनल कांग्रेस है, एनसीपी है नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये सारे जो पार्टीज हैं वो मिलकर बनाते हैं यूपीए, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, यानी बहुत सारी पार्टी मिलकर सिर्फ एक पार्टी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स व्हिच एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन रिकॉर्ड। तो ये 3840 वोट ही एक मशीन काउंट कर सकती है, और एक साथ हम 4 मशीन को अटैच कर सकते हैं, और एक वोटिंग मशीन में 16 जो कैंडिडेट हैं उनके नेम्स जो हैं इसमें मेंशन किया जा सकता है, 16 कैंडिडेट का। यानी कि अगर एक जो बूथ है वहाँ पे 64 लोगों के ही नाम उसमें अंकित किए जा सकते हैं। अगर 64 लोगों से ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तब प्रॉपर जो बैलेट पेपर होता है, जो बैलेट उस मेथड से, जैसे कि बॉक्स एंड पर्ची, उस मेथड से फिर चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द मिनिस्ट्री। तो देखिए 15% वाला जो प्रावधान था मिनिस्ट्री का साइज, ये 91 जो 91 अमेंडमेंट है, संशोधन बिल 91, इसके अंतर्गत आता है। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैप्टर 11 वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट के तहत जो चैप्टर 9th जो है ये ऐड किया गया है? 9th चैप्टर जो है वो किस के तहत ऐड किया गया है? तो देखिए 73 अमेंडमेंट जो था इसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। यही नहीं, और ये इसको जो है पंचायती राज से मिलाने के लिए यहाँ पे 11वां संशोधन भी इसमें अनुसूची में जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड था। ओके, और ये दोनों पंचायती राज के बारे में बात करते थे। 73वीं अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग हैज बीन फॉर्म। देखिए नीति आयोग कोई विधि विधान का मतलब सिस्टम के थ्रू नहीं आया है, जस्ट एक फॉर्म्ड है जो कि दिशा निर्देश जो अपनी सेंटर की कैबिनेट मिनिस्टर्स है उसको पार देता है। तो ये किसी भी अनुच्छेद में मेंशन नहीं है। सो गाइज, ये था अपना ये सेशन। होप आप एंजॉय किए होंगे और आपको कुछ नॉलेज भी मिला होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यूपीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मे बी आप बेनिफिटेड हुए होंगे। तो होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा हो उसके चलते, और अगर आप चैनल पे नए हैं उसके चलते भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।